Okay, so before we go ahead to the next topic, very quickly we will revise what we learned in the last session. अभी मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, just the formulas. तो अगर आपको याद होगा, हमने कल के लेक्चर में we have first seen what is the mathematical expression of simple harmonic progressive wave. So we will just see a quick recap. Last lecture में we have seen what is mathematical expression of a wave, और मैंने बताया था इस वेव को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एंड रीजन भी बताए थे इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्यों बोलते हैं, तो आई विल नॉट अगेन गो थ्रू ऑल द रीजंस, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा तो y x of t, और ये x of t मतलब क्या होता है, y is a function of x and t, where x is position and t is time, equals to a sin omega t minus kx plus phi. This is the expression of a wave which is traveling towards positive x axis, और अगर वेव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा होगा तो द फॉर्मूला बिकम्स y x of t equals to a sin omega t plus kx plus phi. गुड। इसके बाद हमने देखा था, क्योंकि तुम बोल रहे हो दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग, और जो भी चीज ट्रैवल करता है उसका स्पीड होता है, तो हमने देखा था व्हाट इज द स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, velocity of traveling wave. And as I told you, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव दो टाइप के हैं, कौन से दो टाइप के हैं, कौन से दो टाइप के हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो फॉर्मूला भी अलग अलग बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले कौन से वेव की बात कर रहे हो, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप ट्रांसवर्स की बात कर रहे हो तो ट्रांसवर्स वेव के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, वेयर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्मॉल एम इज लीनियर मास डेंसिटी। ये मास नहीं होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। सिर्फ वापस से एक बार समझाने के लिए, व्हाट इज दिस मास, लीनियर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका टोटल मास 50 किलोग्राम है, उसका टोटल लेंथ 10 मीटर है। टोटल मास कितना, 50, टोटल लेंथ कितना, 10 मीटर, तो हर एक मीटर में कितना मास, 5, तो 5 किलोग्राम पर मीटर, उसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। और ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, under root of t by m, where t is tension and m is linear mass density. लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब बात करते हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला दिया था किसने, न्यूटन, राइट। तो एक फॉर्मूला बताया था हमको न्यूटन ने, जो ऑफ कोर्स गलत फॉर्मूला था। तो न्यूटन, जिसको तुम बोलते हो न्यूटन्स फॉर्मूला, और लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड। तो व्हेन आई से स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब स्पीड ऑफ साउंड। तो यू हैव टू फॉर्मूलाज फॉर दिस। नंबर वन इज न्यूटन्स फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द न्यूटन्स फॉर्मूला? V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी। रो मतलब डेंसिटी, ये रो होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज ट्रैवलिंग। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो जो साउंड है वो ट्रैवल हो रहा है किससे, एयर से। सो दिस डेंसिटी रो इज अ डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच द वेव इज ट्रैवलिंग। कभी कभी जैसे मैंने बताया था अल्ट्रासाउंड के केस में, कभी कभी आप वेव्स को लिक्विड से, जैसे कि पानी से पास करते हो, तो उस केस में यहाँ पे रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, पता होना चाहिए। साइंस में आने के बाद ये कुछ बेसिक चीजें हैं दैट यू शुड नो। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तीन नंबर आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि बार बार रखने वाले। तो दिस रो इज अ डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज ट्रैवलिंग,
एंड P इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ या जब आप बात कर रहे हो तो साउंड किस में से पास हो रहा है? एयर। एयर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, तो P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। और P का फॉर्मूला था H रो G। H की वैल्यू, रो की वैल्यू, G की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया था इसका? 279.9 मीटर पर सेकेंड। गुड। लेकिन फिर जब हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू मिल गई 332 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकेंड एंड theoretical value obtained from Newton's formula was 279.9 मीटर पर सेकेंड। तो रफली 16% का एरर है, 16% का एरर। 16% का एरर चलता नहीं है, मैक्सिमम एरर कैन बी 2 और 3%, ये 16% का एरर है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है वो किसने बताया? लैप्लास ने। तो लैप्लास फॉर्मूला नहीं बोलते, लैप्लास करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि लैप्लास ने न्यूटन के फॉर्मूला को करेक्ट किया, इसलिए उसको क्या बोलते हो? लैप्लास करेक्शन। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा p बाय रो। सिर्फ करेक्शन इतना था, न्यूटन ने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन है, उसको माना था आइसोथर्मल, राइट? करेक्ट। आइसोथर्मल तब होता है जब प्रोसेस बहुत स्लो हो। लैप्लास ने बोला कि तुमने जो इसको आइसोथर्मल माना वो आइसोथर्मल नहीं है, वो क्या है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है? वेरी फास्ट, रैपिड। और उसने एक लॉजिकल रीजनिंग भी दिया। व्हाट लैप्लास सेड, हम ह्यूमंस, इंसान हो ना आप? हाँ पक्का। तो व्हाट इज ऑडिबल रेंज? 20 हर्ट्ज और 20,000 किलो हर्ट्ज। तो लैप्लास ने बोला कि चलो ऑडिबल रेंज का कोई भी फ्रीक्वेंसी उठा लो, 10,000 हर्ट्ज का ले लेते हैं। 10,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहे हैं? 10,000 टाइम्स इन 1 सेकंड। तो ये प्रोसेस स्लो कैसे हो सकता है? तो फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस मतलब रैपिड प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का बनना और प्रोपोगेट होना, इट कैन नॉट बी आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर हर जगह पे सेम नहीं है, तो उसके लिए जो करेक्शन आएगा वो आता है गैमा। और ये गैमा को मैंने क्या बोला था? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। और ये गैमा की वैल्यू क्या थी? एयर के लिए क्या थी? 1.41। मैंने बताया भी था आपको। मोनो एटॉमिक जैसे अर्गॉन, नियॉन, हीलियम, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.66, 5/3। और डायटोमिक, डाई मतलब 2, ऐसा गैस जिसमें मॉलिक्यूल में 2 एटम हो, दैट इज डायटोमिक, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 1.41। और एयर इज मोस्टली डायटोमिक, क्योंकि आप एयर की जब बात करते हो तो मोस्टली विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब कौन है? डायटोमिक है। तो गामा की वैल्यू क्या लिया? 1.41। और वापस सारे कैलकुलेशन किए तो वैल्यू क्या आ गई? 332.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था 332 और थ्योरेटिकल वैल्यू है 332.3, तो दे आर वेरी क्लोज। इसके लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? तो हमने ओवरऑल कल ये सब देखा था इन डिटेल, आज से हमने किया क्विक रिकैप। अब हम जाएंगे इसके आगे। अब क्वेश्चन ये है, हमने बोल तो दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332.3 या 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या ये वैल्यू चेंज होती है कि हमेशा कांस्टेंट रहती है? मतलब आर देयर एनी फैक्टर्स विच मे चेंज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड? तो अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। है क्या ऐसा? है ना, ये टॉपिक है ना? हाँ, क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, हमको देखना है कि कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद में देखते हैं, कर सकते हैं ऐसा। ओके, उसमें सबसे पहले देखना है हमको इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड।
अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेक करना है तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? गामा p by rho. Very good. Do you know what is rho? Density. What is density? Mass upon volume. Therefore v क्या आ गया? Under root of gamma p mass upon volume. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर में. तो क्या आ गया? गामा p v by m. बट डू यू नो, पता तो होना चाहिए, मैंने बताया था, व्हाट इज pv इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता? nRT pv इक्वल्स टू और नहीं पता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से मैंने ही बताया था pv इक्वल्स टू nRT. तो ये nRT यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा nRT बाय m. बराबर. गुड. अब व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज r? गैस कांस्टेंट. व्हाट इज t? व्हाट इज t? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब क्या? टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन. तो कैपिटल T मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन. व्हाट इज m? मास. किसका मास? एयर का. मास ऑफ एयर. ओके, वेरी गुड. हमको क्या चेक करना था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड. तो हमने स्पीड का फॉर्मूला किसके साथ कनेक्ट करना चाहिए था? प्रेशर, जो ऑलरेडी था. लेकिन हमने स्पीड का फॉर्मूला किसके साथ रिलेट कर दिया? टेम्परेचर. किसके साथ? टेम्परेचर. अब थोड़ा सा अच्छे ध्यान देना क्योंकि इट मे क्रिएट कंफ्यूजन. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर भी कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? राइट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर भी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट. तो रिमेंबर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी टेम्परेचर. प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट तो कौन कांस्टेंट? और प्रेशर कांस्टेंट तो कौन कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट. तो रिमेंबर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर. लेकिन कंडीशन है व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा? बाय द वे, इसको बोलते हो गेलुजैक्स लॉ. क्या बोलते हैं? अभी थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. गैस का जब स्टडी करते हो ना, गैस का स्टडी, एयर इज अ गैस. जब गैस का स्टडी करते हैं ना हम लोग तो 3 पैरामीटर यूज करते हैं. एक्चुअली 4 करते हैं. केमिस्ट्री में चौथा आएगा, फिजिक्स में 3 ही आएंगे. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी. एंट्रोपी ओनली इन केमिस्ट्री. यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अब बोलोगे ये 3 पैरामीटर क्यों? गैस के साथ तुम कुछ और कर ही नहीं सकते. गैस इज नॉट अ सॉलिड. सॉलिड होता तो करंट पास कर लेते. करंट पास हो जाता तो बोलते गुड कंडक्टर, नहीं होता तो बैड कंडक्टर. सॉलिड होता तो तुम उसमें फोर्स भी लगा लेते. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब आप ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो. मैंने बहुत बार बताया, इलास्टिक एंड प्लास्टिक. गैस पे ना तुम डायरेक्ट फोर्स लगा सकते हो, गैस से ना तुम डायरेक्ट करंट पास कर सकते हो. तो गैस को स्टडी करना है तो हमारे पास 3 ही पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ, टेम्परेचर क्या रख दिया? कांस्टेंट. फिर मैंने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया. तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बट एट कांस्टेंट इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ. क्या बोलते हैं इसको? तो 3 में से एक कांस्टेंट रखना पड़ता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया. तो इनवर्स रिलेशन है. फिर मैंने रख दिया प्रेशर को कांस्टेंट, और मुझे दिखा कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर होता है केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट. इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ. और फिर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और मुझे दिखा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसको बोलते हैं गेलुजैक्स लॉ.
तो इफ यू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, बॉयल्स लॉ. If you keep pressure constant, volume is proportional to temperature, Charles law. If you keep volume constant, pressure is proportional to temperature, Gilliard's law. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%. इन सबको कंबाइन कर दिया तो एक फॉर्मूला बन गया विच इज PV इक्वल्स टू nRT. इन सबको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है PV इक्वल्स टू nRT विच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन. तो ये पता होना चाहिए. ये पता है तो तुमको ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा, और अगर प्रेशर चेंज हुआ तो कौन चेंज होगा, वेलोसिटी. इसलिए हमको ऐसा बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, प्रोवाइडेड, कंडीशन है, प्रोवाइडेड मतलब इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा. है तो क्लियर? पक्का, गुड. नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. पहला था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड, दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नंबर 2 वी वांट टू सी, और तो हमने देख ही लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ऑन स्पीड. तो अब हमको ऑलरेडी पता है वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, कैसे करता है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा nRT बाय m. अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लूँ, इफ आई टेक ओनली 1 मोल ऑफ गैस, वैसे तुम 1 मोल लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू टेक 1 मोल ऑफ गैस, व्हाट इज स्पीड, अंडर रूट ऑफ RT बाय m, राइट. ये जो वेलोसिटी है इट इज एट सम टेम्परेचर T, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू थी T, उस पे स्पीड कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय m, गामा RT बाय m. अगर कोई और टेम्परेचर की वैल्यू लेता मैं, लेट अस टेक सम अदर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट सम टेम्परेचर T0, टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज होगा. तो पहले मैं स्पीड को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, v से. अभी v यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो v नॉट बोल दिया. क्या बोल दिया, v नॉट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ गामा r T नॉट बाय m, बराबर. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. लुक एट योर नोट्स. नोट्स में ना जहाँ पे T नॉट है वहां पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, v नॉट. क्या होना चाहिए, तो वहां पे v प्रिंट हुआ है, नीचे का नॉट 0 प्रिंट नहीं हुआ, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ नहीं हुआ, तुम नहीं सुन. ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इसमें पहले लिखा है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय m, आगे लिखा है फॉर n इक्वल टू 1, लिखा है कैसा, हाँ. उसके नीचे लिखा है अल्सो, लिखा क्या अल्सो, अल्सो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT नॉट बाय m. तो वो अल्सो v नहीं होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, हाँ, तो v नॉट, तो v नॉट, ओके. तो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT नॉट बाय m, बराबर. पक्का पक्का, सिंपल है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v, अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय m. तो v is the speed at some temperature T. If I change the temperature, speed also changes. So what is the speed at temperature T naught? It is v naught. इसको T0 की जगह पे T naught रीड करते हैं, इसको v naught रीड करते हैं, तो v naught आ गया. अब दोनों को डिवाइड कर देता हूँ. Let us divide both of this. तो v by v naught equal to अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन m अपॉन गामा RT नॉट अपॉन m. गामा आर एम कैंसल, तो क्या आ गया, v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन t नॉट. वेरी गुड. तो दिख ही रहा है हमको वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर.
टेम्परेचर चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, राइट। लेकिन हमको अगर एग्जैक्टली फाइंड करना है कि कितने टेम्परेचर पे कितना वेलोसिटी, कितने टेम्परेचर पे कितना, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। करते हैं मैथमेटिक्स। एक काम करो, जो टेम्परेचर टी नॉट है ना, टी नॉट, इसको 0 डिग्री मान लो। कितना मान लिया? 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर, राइट। अच्छे से ध्यान दो। अब टी नॉट को तुमने क्या बोल दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वी नॉट मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो रिमेंबर, ये जो 332 तुम लिखते हो ना मीटर पर सेकेंड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इफ यू से टेम्परेचर टी नॉट इज 0 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी वी नॉट इज एट 0 डिग्री। अब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना? 273। इसके लिए मैंने पहले से बोला था कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे सारे टेम्परेचर कौन सी स्केल में है? केल्विन स्केल में है। अगर वो तुमने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाला एक भी इक्वेशन सही नहीं बनेगा। तो यू हैव टू पे अटेंशन दिस कैपिटल टी। फिजिक्स में पूरे बुक में जहाँ भी टेम्परेचर को कैपिटल टी लिखा है वो होता है केल्विन में, और जहाँ स्मॉल टी लिखा है वो नॉर्मली होता है डिग्री सेल्सियस में। मेरे यहाँ से समझ में आया? पक्का? तो ये जो टी था, टी टी वो भी किसमें था? केल्विन में। किसमें था? वेरी गुड। तो कैन यू टेल मी हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री? हाँ, प्लस क्या? प्लस क्या? थोड़ा वापस क्लियर कर देता हूँ, रुको, ध्यान दो। इसलिए बोला ना, कंफ्यूजन 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 ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन पता कर लो फिर। तो व्हेन यू सेड टी नॉट, व्हाट इज दैट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? प्लस 273। तो 0 प्लस 273, सही है। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक दूसरा टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना आएगा? 274। 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब तुम डिग्री सेल्सियस में कितना कितना ऐड करते जा रहे हो। तो अगर मेरे पास स्मॉल टी, मैंने इसलिए बोला स्मॉल टी इज इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास एक टेम्परेचर था स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? माइनस कहाँ से आ गया? मैंने पूछा 1 डिग्री कितना, तो बोला आपने 1 प्लस 273। 2 डिग्री कितना, तो 2 प्लस 273। 3 डिग्री कितना, तो 3 प्लस 273। टी डिग्री मतलब कितना केल्विन? तो टी प्लस 273। तो ये जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी, इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो किस में आ गया? केल्विन में आ गया। तो जैसे तुमने यहाँ लिखा, इसका भी स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी ऐसा था, ऐसा था, कैसा था? ऐसा। तो ये पता होना चाहिए। गुड, क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया? अरे हम इंसान हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं। नॉर्मल इंसान केल्विन में नहीं मेजर करता, वो किस में करता है? डिग्री सेल्सियस। कभी भी किसी से पूछ लो टेम्परेचर कितना है, वो तुमको बोलेगा 35 डिग्री, 36 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोलते हैं क्या केल्विन? सुना है किसी को बोलते हुए? आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 320 केल्विन है, सुना है? वैसे 320 मतलब 47 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। हम साइंस के लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? तो कैसे करते हैं? 273। तो ये जो टी था, टी, इट वाज स्मॉल टी इन विच स्केल? डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 273 ऐड कर दिया। टी जीरो क्या था? 0 डिग्री, मतलब केल्विन में कितना है? तो कैपिटल टी क्या है? स्मॉल टी प्लस 273। अभी क्लियर है क्या पिक्चर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, बढ़ेगा आगे। हाँ, तो ये जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर v बाय v नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था? t अपॉन t नॉट, लेकिन t क्या है? t प्लस 273, और t नॉट क्या है? 273। तो देयरफॉर v बाय v नॉट इक्वल टू t अपॉन 273 प्लस 273 अपॉन 273, और पूरे का क्या था? रूट। रूट को कैसे लिखते हो? रेज टू हाफ।
तो देयरफॉर v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1, तो 1 प्लस t अपॉन 273 रेज टू हाफ, बराबर। अब ये जो 1 अपॉन 273 है ना, इसको नया नाम दे देते हैं। ये नया नाम देने की वैसे जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्यों है क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरे को मैथ्स बताना पड़ेगा, इसके लिए इसको अल्फा बोल दिया। क्या बोल दिया? तो फॉर्मूला क्या बन गया, v अपॉन v नॉट क्या बन गया 1 प्लस अल्फा t रेज टू हाफ, वेरी गुड, गुड। तो देयरफॉर यू हैव v इक्वल्स टू v नॉट को वहां शिफ्ट कर दिया 1 प्लस अल्फा t रेज टू हाफ। अब फिलहाल यहां तक रुक जाओ, वापस आएंगे, पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। हमको क्या देखना था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ स्पीड की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, उसको बोलते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड। इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, हाउ इज द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो चेक करना है तुमको। तो v क्या था, गामा nRT बाई m। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, तुम 1 लिखो मत लिखो, लेकिन 1 लिख दिया तो अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई m। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एट सम टेम्परेचर t। किसी और टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, टी नॉट पे, स्पीड क्या होगा v नॉट। तो v नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा RT नॉट बाई m, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो v अपॉन v नॉट क्या आ गया, रूट ऑफ t अपॉन टी नॉट, राइट। लेकिन ये कौन सा स्केल है, केल्विन, कौन सा है। अब केल्विन को डिग्री में जाना है, टी नॉट मतलब कितना डिग्री है 0 डिग्री, तो केल्विन में कितना होगा 273, तो टी नॉट की जगह पे क्या लिखोगे 273, और कैपिटल टी क्या आएगा t प्लस 273, क्यों, क्योंकि स्मॉल टी वॉज इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं प्लस 273, तो t प्लस 273 मतलब क्या आ गया, कैपिटल टी क्या आ गया, तो कैपिटल टी की जगह पे क्या लिखा t प्लस 273, और यहाँ क्या लिखा 2, वेरी गुड। और दो टर्म्स को सेपरेट कर लिया क्या, तो क्या बन गया 1 प्लस टी अपॉन 273 रेज टू हाफ, क्यों, क्योंकि कौन था, अंडर रूट को क्या लिखा रेज टू हाफ, और 1 अपॉन 273 को क्या बोल दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया v इक्वल्स टू v0 1 प्लस अल्फा t रेज टू हाफ। अब यहाँ रुको, वापस आते हैं इस पे। भाई बाय द वे, ये जो भी एक्स्ट्रा वाला है ना, वो सब आखिरी में जाएगा। गुड। अब व्हाट इज a प्लस बी रेज टू 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सपेक्टेड है, a प्लस b रेज टू 3, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये भी एक्सपेक्टेड था। a प्लस बी रेज टू 4, अभी किसी को नहीं आएगा, a रेज टू 4 प्लस, अच्छा तुमको पास्कल्स ट्रायंगल पता है मतलब, हाँ नहीं, ओके मैं बताता हूँ फिर। a प्लस बी 1, ये 1 1 1 ऐसा लिखते जाओ ट्रायंगल फॉर्म में, ऐसा लिखते जाओ, ओके 1 1 1। a प्लस बी में a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1, a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b स्क्वायर का 1, और बीच के टर्म तो कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आता है बराबर, पक्का श्योर। a प्लस बी क्यूब में a क्यूब का और b क्यूब का 1 और 1 बराबर, व्हाट इज 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2, तो देखो 1 3 3 1 है क्या नहीं, है ना। अब इसी को मैं अगर एक्सपांड कर देता हूँ, तो ये जो तुम लिखते हो ना a प्लस बी रेज टू 2, a प्लस बी रेज टू 3, a प्लस बी रेज टू 4, a प्लस बी रेज टू 5, ऐसा पास्कल ट्रायंगल बनता है। ये 2 आता है, 1 प्लस 2 3, ये आएगा 3, ये 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, और वापस से 4, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 10 10 5, तो ऐसा बनते जाता है। वेरी गुड। अब इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं, तो ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन द होल पॉइंट इज कि ये भी कहाँ से बना, ये कहाँ से आया, ये तो ट्रिक है, आया कहाँ से। और अगर मैंने आपको गलती से पूछ लिया, चलो a प्लस बी रेज टू n बताओ, n a रेज टू n प्लस
पता नहीं पता नहीं प्लस पता नहीं पता नहीं प्लस 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 बी रेज टू एन। हाँ, तो ये पता नहीं को पता करो पहले। ए प्लस बी रेज टू एन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। मैथ्स में अगर नहीं हुआ होगा तो आने वाले 1-1.5 महीने में हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम, राइट। ये होता है NC0। पता है क्या NC0? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, NC0 A रेज टू N B रेज टू 0। इधर 0, इधर 0, तो इधर 0 प्लस, मैं बताता हूँ, डोंट वरी, आई विल टेल यू। NC1 A रेज टू N माइनस 1 B रेज टू 1 प्लस NC2 A रेज टू N माइनस 2 B रेज टू 2 प्लस 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 प्लस। देखो, जब A का पावर n था, B का पावर कितना था? 0। तो जब B का पावर n होगा तो A का पावर होगा 0, और n से 0 से स्टार्ट होके वो जाता है NCn तक। कहाँ तक? NCn तक। तो ये है पूरा फॉर्मूला। तो a प्लस बी स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी? 2। a प्लस बी क्यूब, तो n की वैल्यू कितना? 3। और a प्लस बी रेज टू 4, तो n की वैल्यू कितना? 4। तो ये सारा आपको NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ये सब फाइंड करना पड़ेगा। अब उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका अभी तक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है मैथ्स में। जब होगा तो ग्रेविटेशन में वापस लगता है, तब और एक बार बता दूंगा। फिलहाल टेम्पररी, जितना जरूरत है उतना टेम्पररी। तो टेम्पररी ऐसा है कि इसी फॉर्मूला को अगर पहला टर्म 1 हो, कितना हो, और दूसरे टर्म में समथिंग अपॉन समथिंग हो, क्या हो? समथिंग अपॉन समथिंग, तो b बाय ए सी बाय डी जो भी होगा वो, और रेज टू n हो। और इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन, डिनोमिनेटर a इज ग्रेटर देन b, वेरी वेरी ग्रेटर देन b, या तो उल्टा भी बोल सकते हो, न्यूमरेटर b इज वेरी वेरी लेस देन a, तो b इज वेरी वेरी लेस देन a। अगर ऐसा हो, देख लो हमारे पास ऐसा है क्या? 273, डिनोमिनेटर 273, और t क्या था? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। व्हाट डू यू थिंक, अर्थ पे व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर? मैक्सिमम 55 डिग्री, राइट, करेक्ट। और एवरेज की बात करोगे तो 30-35 के ऊपर नहीं आता है। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल 30 मान लिया, और ये कितना आ गया? 273। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर छोटा है क्या? है ना, है कि नहीं? अरे छोटा है ना, नहीं क्या नहीं, ऊपर 30 नीचे 270 है, तो 30 इज लेस देन 270। अरे ये एवरेज टेम्परेचर अर्थ पे, एवरेज की बात कर रहा हूँ, कितना होगा? 30, 40, 50, उसके ऊपर क्या ही होगा? न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं? तो ऐसा है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? या तो हाँ बोलो तो ना बोलो, यस और नो। हाँ, तो जब ऐसा होता है, पहला टर्म 1, दूसरे टर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, तो ऐसे केस में ये सारा एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे केस में सिर्फ एक काम करना पड़ता है, जो इंडेक्स है, कौन है इंडेक्स? n, उसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म। बाकी के टर्म मत लिखना। बाकी के टर्म कहाँ गए? गुम हो गए। क्यों गुम हो गए वो बाद में देखेंगे। पक्का? तो जब पहला टर्म क्या हो? 1 है क्या? 1, यस। दूसरा टर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमारा अल्फा कौन था? 1/273, राइट। तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है क्या? है। तो इंडेक्स को क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले टर्म के साथ कि दूसरे के साथ कि दोनों के साथ? सेकेंड टर्म कौन है? इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? हाफ, राइट। इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये आ रहा है सारा का सारा मैथमेटिक्स से। ग्रेविटेशन में और एक बार यूज करेंगे, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में मैं तुमको तब और एक बार बता दूंगा, क्योंकि तब तक आपका मैथ्स में हो जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पता नहीं, तो वो पता नहीं तो फिर मैं आगे बता के कुछ फायदा नहीं होगा। इसके लिए लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। तो सिर्फ इतना याद रखना, जब पहला
टर्म क्या हो, और दूसरे टर्म में कुछ डिनोमिनेटर है और वो बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो इंडेक्स को, पावर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड टर्म से कर लिया। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, आ गया क्या फॉर्मूला, यस वेरी गुड। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू v0 1 प्लस क्या था, 1/2, 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा, लेकिन अल्फा कौन है, 273 इंटू टी। तो v इक्वल टू v0 इंटू 1 इज v0 प्लस व्हाट इज 273 इंटू 2, 546, 546 ओके। और ये v0 भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, यस इंटू टी। तो v इक्वल टू v0 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0, अभी बताया था मैंने, 332, कितना, 332 अपॉन 546 इंटू टी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.61, कितना आता है, 0.61, देख लो, लेट अस वेरीफाई, 0.61 ही आता है वो। 332, 332 डिवाइडेड बाय 546 कितना आ गया, 0.608, 608, इसको राउंड ऑफ किया तो 0.61, तो 0.61 आ गया यहाँ तक, पक्का पक्का श्योर। पूरा मैथमेटिक्स ही है, सब मैथ्स ही है, फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स अभी आएगा, रुको। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज v इक्वल्स टू, इसको पहले लिखता हूँ 0.61t और v0 को बाद में लिखता हूँ, बराबर। हमको क्या चेक करना था, भूल मत जाना, क्या चेक करना था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो चेक करना था हमको। चेक हो गया, कैसे चेक हो गया बताता हूँ मैं आपको। अच्छा कम से कम स्ट्रेट लाइन हुआ है क्या, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हुआ। यू नो व्हाट इज, एटलीस्ट डू यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं तो भी बताना पड़ेगा फिर। चलो रुको कोई बात नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, गड़बड़ मत करो। और ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, तो पता है इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स, ये पता है ना, यस ओके सफिशिएंट, इतना पता है तो भी सफिशिएंट, नहीं पता तो आई विल टेल यू। You know, this is also a straight line, but is this straight line passing through origin? No. You know what is the equation? Y equal to mx plus c, जहां पे c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, दैट इज डिनोटेड बाय c। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन के ऊपर से पास हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिन के ऊपर से, अब भूलना मत, ओरिजिन के ऊपर से पास हो रहा है। मेरे पास ऐसा भी तो लाइन हो सकता है ना, कैसा, ऐसा, इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, अब बोलोगे माइनस सी क्यू, क्योंकि जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव के भी नेगेटिव पे, नेगेटिव पे, वेरी गुड। तो जब तुम इसको एक्सटेंड करते हो, इस लाइन को जब तुम एक्सटेंड करते हो तो यू सी दैट ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कट तो कर रहा है लेकिन ओरिजिन के नीचे, इसके लिए y इंटरसेप्ट क्या आया, माइनस, ठीक गुड यहाँ तक। तो थोड़ा बहुत मैथ्स लगता रहेगा, तब तक बताते रहूंगा क्योंकि अदरवाइज समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मतलब कौन, स्ट्रेट लाइन, बट passing above the origin मतलब कटिंग इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ पॉजिटिव पॉइंट, इसलिए y इंटरसेप्ट भी क्या आया, पॉजिटिव। y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी मतलब कौन, स्ट्रेट लाइन पासिंग बिलो द ओरिजिन मतलब इट इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू तो इसलिए क्या लिखा मैंने, माइनस सी, बराबर यहाँ तक पक्का। अब इस इक्वेशन को देखो एंड लुक एट दिस इक्वेशन प्रॉपरली, और एक काम करते हैं, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करता हूँ और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करता हूँ। y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, ये y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, कौन है, वेलोसिटी, तो ये कौन है, y, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम, कौन है, टाइम, तो ये कौन है, t, राइट, करेक्ट। तो y इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? है ना, v इक्वल टू 0.61। बाय द वे m क्या होता है? स्लोप। क्या होता है ये? क्या होता है ये? तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बना, स्पीड ऑफ साउंड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कैसा दिख रहा है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की माइनस सी। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ देखो है क्या, दिया हुआ है वहां पे। और मैंने अभी बोला कि ये जो y एक्सिस पे जहाँ कट होता है c, उसकी वैल्यू होती है। तो अब मुझे देख के बताओ, ये इक्वेशन देख के बताओ, c मतलब कौन? v नॉट। तो ये कौन है? v नॉट। कौन है ये? v नॉट है। बराबर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर? तो अगर आपको फाइंड करना होगा, लेट अस से, चलो कर ही लेते हैं, फाइंड क्या करना होगा कर लेंगे। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना हुआ? तो t की वैल्यू कितनी डालोगे? कितनी डालोगे? 0। तो क्या आएगा? v इक्वल्स टू v नॉट। व्हाट इज v नॉट? 332 मीटर पर सेकेंड। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री है, कितनी है? तो t की वैल्यू क्या डालोगे? 1। क्या डालोगे? तो ये कितना बन गया? 0.61 प्लस v नॉट। v नॉट कितना था? तो 332 प्लस 0.61 मतलब 332.61। तो 1 डिग्री पे कितना वैल्यू है? 331, 332.61। अगर 2 डिग्री पे निकालना है, 2 डिग्री पे, 2 डिग्री, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2। व्हाट इज 0.61 इंटू 2? 1.22, 1.22। और ये कितना है? 332। तो क्या वैल्यू हो गई? 333.2, 333.22। ओके पक्का? अगर आपको रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री पे निकालना है, तो t की वैल्यू क्या लिखोगे? 27 इंटू क्या करोगे? 0.61, उसमें क्या ऐड करोगे? 332। हो गया? तो दिस इज हाउ स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विथ टेम्परेचर। मिलिए रिलेशन? पक्का? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा स्लो जाऊंगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर। ये फॉर्मूला पता है ना अच्छे से? हाँ वेरी गुड, पता है। तो v किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए तो क्या हो गया? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा आर टी बाई एम। इसमें गैमा कांस्टेंट है, क्योंकि एयर तो एयर है। हमने एयर को चेंज किया क्या? हमने बोला क्या एयर निकाल के मैंने सिर्फ हाइड्रोजन डाल दिया? किया क्या वैसा? नहीं। आर कांस्टेंट है, यस। मास कांस्टेंट है, यस। सिर्फ चेंज कौन होगा? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज किया तो स्पीड चेंज होगा क्या? यस। तो टेम्परेचर की कुछ और वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, तो उसको T0 बोल दिया। क्या बोल दिया? उस पर वेलोसिटी कितना हो गया? और इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? v बाई वी जीरो इक्वल्स टू टी बाई T0। बराबर? करेक्ट। लेकिन T0 को क्या मान लिया? 0 डिग्री। क्या मान लिया? 0 डिग्री मतलब कितना केल्विन? 273। तो कैपिटल टी भी क्या आएगा? स्मॉल टी प्लस 273। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया। क्या आ गया? 1 प्लस टी अपॉन 273 रेज टू हाफ। अब ये अल्फा वल्फा सब्स्टिट्यूट नहीं भी करते तो भी चलता। मत करो, मत बोलो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 273। सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए, पहला टर्म क्या है? 1। क्या है? 1। दूसरे टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या? यस। डिनोमिनेटर बड़ा है क्या? यस। तो इंडेक्स क्या होगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाइड। तो ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस टी अपॉन 546। कितना? 546 आ गया ना? तो डायरेक्टली इस हाफ को इधर लगा दिया। हो गया क्या वैसा? यस। बराबर। और ये जो v0 था उसको वहां शिफ्ट कर दिया, तो आ गया v इक्वल टू v0 1 प्लस 1/2 इंटू टी। फिर v0 इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ओके। लेकिन v0 की वैल्यू कितनी थी? 332। फिर बोला कि पहले टर्म में क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? फिलहाल मत करो, बाद में देखेंगे। तो 332.546 कितना है? 0.61। कितना है? तो हमको इक्वेशन मिल गया v इक्वल टू 0.61 t प्लस v0। राइट। लेकिन मुझे दिख रहा है, ये तब दिखता है जब मैथ्स पता होता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर फिजिक्स। लगता ही है वो। तुमने जैसे देखा v इक्वल टू 0.61 t, दो वेरिएबल है, वेलोसिटी और टेम्परेचर। तो तुमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा वेलोसिटी का और टेम्परेचर का, और ये देखते समझ में आना चाहिए था। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज कटिंग द y एक्सिस अबव ओरिजिन। तो ऐसा आएगा। बराबर? गुड। तो ये मिल गया रिलेशन। अब आपको जिस टेम्परेचर पे फाइंड करना है आप स्पीड फाइंड कर सकते हो। 0 पे फाइंड करना है, 1 डिग्री पे करना है, 10 डिग्री पे करना है, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t एंड फाइंड द वैल्यू। कर सकते हो ना ऐसा? हो गया? पक्का? डन। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
स्पीड ऑफ साउंड, बचा क्या? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब वाटर वेपर इन एयर। सो ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये पता होना चाहिए, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, दैट इज व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ओके, पक्का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो टाइप के एयर की बात करते हैं हम लोग, एक होता है मॉइस्ट एयर और एक होता है ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी को मैं डिनोट करूंगा रो एन से और ड्राई एयर को बोलूंगा रो डी से। और ये क्यों करना है? अल्टीमेटली तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम कोस्टल एरिया में जाओगे जैसे मुंबई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जाके देखो, यू विल स्वेट, कीप ऑन स्वेटिंग। तो ह्यूमिडिटी चेंजेस फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। और इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? गामा पी बाय रो। मतलब स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ एयर, और डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट सेम एट एवरी प्लेस। हमारे यहाँ अलग है, बाकी जगह पे अलग है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, स्पीड ऑफ साउंड सिटी टू सिटी भी चेंज होगा अब, क्योंकि कोस्टल एरिया पूरा का पूरा कोस्टल, और इंडिया तो ऐसा कंट्री है, तुमको पता है व्हाट इज द कोस्टल लेंथ ऑफ आवर कंट्री? 7,500 किलोमीटर, राइट? तो वो कोस्टल रीजन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दे आर बेसिकली लिविंग इन अ मॉइस्ट कंडीशन। और हम जो प्लेटू की तरफ आते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, वी आर इन ड्राई। तो लोकेशन चेंज हो तो स्पीड चेंज होगा। और एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर ज्यादा होगा कि ड्राई एयर ज्यादा होगा? उल्टा होता है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, उल्टा होता है। यू सी, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर अपॉन वेलोसिटी इन ड्राई एयर अगर फाइंड करने जाओगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ रो डी बाय रो एन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एंड एज यू सी, रो डी is greater than rho m, तो रो डी अपॉन रो एम इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा कि नहीं? पक्का पक्का। सिंस डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन 1। लेकिन ये डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ये याद रखना, ये क्या डिसाइड करता है? स्पीड ऑफ साउंड, बराबर। कोई नंबर अगर 1 से बड़ा हो, कोई भी नंबर ले लो 1 से बड़ा, ठीक है, एनी नंबर, चलो 1.21 लेते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ 1.21? 1.1, 1.44, 1.2, 1.69, 1.3, any number which is greater than 1, its root is also greater than 1, its square root is also greater than। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है क्या? है कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होगा कि नहीं? होगा, ऑफ कोर्स होगा, राइट। अब ये इसके बाद तुमको और एक चीज बताता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हो, वो आई वाज फॉरगेटिंग टू टेल यू। लेकिन ये अंडर रूट ऑफ रो डी बाय रो एम कौन है? वी एम बाय वी डी। तो वी एम बाय वी डी ग्रेटर देन 1। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। The speed of sound, if you go to Mumbai, is greater, and if you are here, it is less. लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर 1000 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्मॉल डिफरेंस, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस। 0.2 0.3 मीटर पर सेकेंड का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा, उसके ऊपर नहीं जाता है वो। यहाँ तक क्लियर? तो वी वांटेड टू चेक इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। यस, ह्यूमिडिटी हैज़ इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन कैसे? तो यू सी दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू root of density. Then we know that there are two types of air, moist air and
ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी इज लेस देन ड्राई एयर, है कि नहीं? बराबर, चेक कर लो एक बार, वो लिखा है नोट्स में, ऐसे ही है ना? तो यू मस्ट वेरीफाई ऑल्सो। तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन 1। लेकिन जो रेशो आया वी एम बाई वी डी का, ये क्या था? अंडर रूट ऑफ रो डी बाई रो एम। और ये जो रो डी बाई रो एम है, इट इज ग्रेटर देन 1। एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, उसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 1। लेकिन ये अंडर रूट ऑफ रो डी बाई रो एम कौन था? वी एम बाई वी डी। तो इसका मतलब वी एम इज ग्रेटर देन वी डी, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर श्योर। अब ये रूट देख के मेरे को कुछ और याद आ गया, वो मैं भूल जा रहा था बताना, तो बता देता हूँ। You know how to find out square root of numbers like 10, like 40? मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन तो बताया है। 9 का रूट होता है 3, तो 10 का रूट 3 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? 40 से आप पहले 36 का रूट होता है 6, तो 40 का भी 6 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन पॉइंट समथिंग कितना समथिंग, तो बताता हूँ इसका रूल क्या है। इसका एक ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक। 10 से सबसे पास वाला नंबर जिसका तुमको स्क्वायर रूट पता हो, 9 का रूट कितना, तो क्या लिखोगे? 3 प्लस 9 और 10 में डिफरेंस कितना है? 1, तो 1। 3 का डबल 6, व्हाट इज 1/6? 0.16, 0.16, तो 3 प्लस 0.16, दैट इज 3.16। यू नो रूट ऑफ 10, वांट टू चेक? चलो कैलकुलेटर से करवा लेते हैं। 10 का रूट कितना है? 3.16 आ गया। रूट ऑफ 40 के पास में ऐसा नंबर बताओ जिसका रूट तुमको पता हो। 36 का रूट कितना? 6। 36 और 40 में डिफरेंस कितना है? 4। ये क्या है? 6, इसका डबल क्या है? 12, तो 6 प्लस 1/3, व्हाट इज 1/3? 0.33, 0.33, तो 6.33। चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अभी आपके कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे। 40 का रूट कितना है? 6.324, तो मैंने कितना लिखा? 6.33। गुड, बराबर। तो अभी याद रख लेना ये। तो ये था, दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। कौन से 3? प्रेशर, लेकिन कंडीशनल है। Speed of sound does not depend on pressure, but the condition is that the temperature should be constant. So, speed of sound is independent of pressure provided temperature is constant. Then effect of temperature and then effect of humidity. अब अगला टॉपिक है, क्या है? क्या है? इको। इको, व्हाट इज इको? इट इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड। वेरी गुड। तो जब आप ट्रिप पे जाते हो, स्कूल ट्रिप में तो लेके जाते हैं, स्कूल ट्रिप में जाने के बाद अगर हिल स्टेशन है तो उसमें एक पॉइंट पक्का होता है, इको पॉइंट। गए हो क्या? किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ तुम, महाबलेश्वर चले जाओ, माथेरान चले जाओ, कहीं भी जाओ, तोरणमाल पास में वहाँ चले जाओ, उधर एक पॉइंट होता ही है, दैट इज इको पॉइंट। तो जो भी तुम बोलोगे उसका साउंड वापस, मतलब वो वर्ड वापस आपको सुनाई देगा। सो द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज इको। लेकिन ये साउंड का रिपीटेशन होता क्यों है? क्यों क्यों होता है? क्योंकि साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम वेरियस रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस लाइक वॉल्स, दीवार, एंड हिल्स। तो हिल स्टेशन पे जब जाते हो, तुम एक टेकड़ी पे, एक हिल पे खड़े होके तुम चिल्ला रहे हो, सामने दूसरा हिल है, तो साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो तुमको वापस सुनाई दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो पहले तो पता होना चाहिए इको मतलब क्या। इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। अब जिन लोगों को आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग करना है, तुम लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एकॉस्टिक्स। और अगर तुमने अच्छे से एकॉस्टिक्स डिजाइन नहीं किया, पहला और आखिरी प्रोजेक्ट होगा तुम्हारा, छुट्टी। अब ये एग्जांपल्स तुम सिटी के अंदर देख सकते हो, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज एवरीथिंग गोज इनटू रिकॉर्डिंग, सो अनफॉर्चुनेटली यू नो, एंड आई कम फ्रॉम अ गोल्डन जनरेशन, क्योंकि हमने सारे चेंजेस होते हुए देखे।
व्हेन आई वाज इन स्कूल या 11-12 मोबाइल फ़ोन जस्ट आए थे, उससे पहले लैंडलाइन्स थे, लैंडलाइन्स, लैंड के अंदर से वायर भेजना, लैंडलाइन। फिर पहला फ़ोन आया बहुत बड़ा सा, पैनासोनिक का डब्बा फ़ोन, 10 रुपीज़ फॉर इनकमिंग कॉल, 15 रुपीज़ फॉर आउटगोइंग कॉल। कोई किसी को कॉल ही नहीं करता था। उसके बाद आए रिलायंस के, नॉट जियो, रिलायंस, वो दूसरे भाई का, हाँ, वो जियो फ़ोन, फीचर फ़ोन, सिर्फ कॉल आएगा कॉल जाएगा। वो ब्लैकबेरी बाद में आया, वो तो बाद में आया, इंडिया में बाद में आया, वहाँ पहले आ गया था, यहाँ बाद में आया। BBM लोग मांगते थे, जैसे तुम व्हाट्सएप मांगते हो ना, लोग बोलते थे BBM, गिव योर BBM नंबर। एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन ये सारे चेंजेस, ये हाई स्पीड इंटरनेट, हमारे टाइम तो ऐसा खतरनाक इंटरनेट था कि अगर आपको फेसबुक भी ओपन करना हो, अभी इंस्टाग्राम चलता है, इंस्टाग्राम तो तब था नहीं, ऑर्कुट था, फेसबुक ओपन करना है, ऐसा facebook.com डाले, गए, घूम फिर के चाय नाश्ता करके आए, तब तक शायद ही पेज ओपन हो जाए। दैट वाज द स्पीड ऑफ इंटरनेट दैट टाइम, शायद 64 kbps किसके पास हो तो अरे बड़ा आदमी है, इंटरनेट है, घर में ब्रॉडबैंड है। तो एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट ऑल्सो, मूवी थिएटर्स, इफ यू गो नाउ यू हैव अ स्पेसिफिक चॉइस, अच्छे कंफर्टेबल सीट्स चाहिए। व्हेन आई वाज इन 11-12 ऐसा कुछ नहीं था, जाना है मूवी देखना है तो वही लकड़ी या लोखंड की बेंचों की बैठना पड़ेगा, और वहां पे एकॉस्टिक्स को सोचता ही नहीं था। साउंड चालू हुआ, वहां पे क्या चल रहा है, साउंड क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। एक ही वर्ड, डबल डबल, एक वर्ड गया, सामने की दीवार से रिफ्लेक्ट होके आया, तो क्या सुनाई दिया, तब तक तो दूसरा वर्ड आ गया, तो सारा मिक्सचर, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में जाना है ना, तो यू हैव टू नो ऑल दिस। अब इफ यू गो टू अ गुड सिनेमा थिएटर, तो वहां पे यू विल फाइंड, एक तो सीट्स आर कुशन्ड, then you see there is a POP, then you see even on the walls they put some material which will absorb sound, on the floor they put something like carpet, राइट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इफ यू लुक एट दिस ऑडिटोरियम्स, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, तो वहाँ पे साउंड कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ सकता है, सामने की दीवार से, नीचे के फ्लोर से, सीढ़ी से, बेंच से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर कोई सुपर फ्लॉप मूवी हुआ जिसमें लोग ही नहीं है, 4-5 लोग बैठे हैं, तो तुमको इको इफेक्ट होने ही वाला है। क्यों, जब हाउसफुल रहता है ना, तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा क्लोथ साउंड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब कोई बैठा ही नहीं है तो साउंड विल रिफ्लेक्ट बैक, और वो होता है प्रॉब्लम विद द इको। इसलिए अभी ये सब डालते हैं, कारपेट, इट विल एब्जॉर्ब साउंड, पीओपी विल एब्जॉर्ब साउंड, बेंच का कुशन विल एब्जॉर्ब साउंड। तो इको क्या है, इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड व्हाई, ड्यू टू रिफ्लेक्शन from reflecting surfaces, like what, like walls and hills etc। वैसे लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकता हूँ, walls, staircase, bench, रूफ नहीं बोलते, सीलिंग बोलते हैं इसको, सीलिंग एंड फ्लोर। बट इन जनरल, अगर तुम एक हिल पे हो तो सामने भी हिल होगा, ऐसा अज्यूम्ड है, तो हिल से भी रिफ्लेक्शन होके आएगा। अब ऐसा होता क्यों है, व्हाई डू वी हियर रिपीटेशन ऑफ साउंड, योर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कैन रिटेन द इफेक्ट ऑफ साउंड ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। तो तुम्हारी मेमोरी में उस वर्ड का जो इफेक्ट है वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ब्रेन कैन रिटेन the effect of sound for 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी, थोड़ा ध्यान दो। इमेजिन मैं ही सोर्स हूँ, मैं ही लिसनर हूँ, क्योंकि इको में तुम ही सोर्स हो, तुम ही लिसनर हो।
इको पॉइंट पे जाके तुम ही चिल्लाते हो, तुम ही सुनते हो, तो तुम ही साउंड के सोर्स और तुम ही कौन हो? लिसनर हो। तो अगर मैंने एक साउंड प्रोड्यूस किया, वो गया और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया, और वो जाके वापस आया विद इन 0.1 सेकेंड, राइट? तो तुमको इको नहीं सुनाई देगा, तुमको उसी वर्ड का इफेक्ट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग सुनाई देगा, है ना? मैंने कुछ बोला हाय, वहां से रिफ्लेक्ट होके आया हाय, लेकिन जाने में और आने में पहले तो मैंने हाय बोला तो ओरिजिनल साउंड तो सुनूंगा ही ना मैं, कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड सुनूंगा? ओरिजिनल तो सुनाई देगा ही ना। तो आई सेड हाय, सामने से साउंड गया और आया वापस से विद इन 0.1 सेकेंड। हमारे मेमोरी में इफेक्ट कितना टाइम तक था? 0.1, और 0.1 सेकेंड के पहले ही रिफ्लेक्टेड साउंड आ गया। मुझे पता कैसे सुनाई देगा? हाय, थोड़ा सा लेंदी, प्रोलॉन्ग। हाय हाय नहीं, हाय। गुड, यहाँ तक क्लियर? गुड। अब अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आ रहा है, कितने के बाद? तो सुनाई देगा हाय हाय। वन इज ओरिजिनल, वन इज रिफ्लेक्टेड, एंड दैट बिकम्स एन इको। तो रिमेंबर, ये होता इसके लिए है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, because your brain can retain the effect of a sound for 0.1 second. So if the reflected sound is coming back to you within 0.1 second, so you will hear the effect to be prolonged. थोड़ा सा वर्ड का इफेक्ट ज्यादा टाइम तक सुनाई देगा, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। लेकिन हमको रिवर्बरेशन नहीं पढ़ना है, हमको देखना है इको। सो if the reflected sound if the reflected sound reaches the listener after how much time? After 0.1 second, then there is echo, so there is repetition of sound. Good. अब हमको एक फॉर्मूला भी चाहिए विच विल टेल अस कि इको प्रोड्यूस होने के लिए एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यू नो, जब ये भी जिस क्लासरूम में तुम बैठे हो, जब मैं पहली बार ये देखने आया था कि चलो यहाँ क्लासेस ओपन करने हैं, पूरा हॉल खाली था, कुछ नहीं था, मुझे छोड़ के कोई नहीं था। एंड आई वाज ऑन कॉल कि अरे ऐसा है, मुझे वापस नहीं, अरे ऐसा है, क्योंकि एवरीथिंग वाज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक एंड कमिंग टू मी आफ्टर 0.1 सेकेंड। उसको फिर क्या है, कोई गलती से घोस्ट इफेक्ट मत मान लो। तो एनीवेज, तो अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। इमेजिन 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 चलो, ये तुम हो, तुम ही सोर्स हो, तुम ही लिसनर हो, क्योंकि इको पॉइंट पे यही होता है, तुम ही जाके चिल्लाते हो, तुम ही सुनते हो। ऐसे होता है ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर। लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डी। साउंड गया, कितना डिस्टेंस गया, और आया, कितना डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। वेरी गुड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2d। कितना? 2d। वेरी गुड, बराबर। लेट v बी द स्पीड ऑफ साउंड, v बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, एंड t बी द टाइम इट टेक्स द साउंड टू गो एंड कम बैक। जाने में और आने में कितना टाइम लगा? t। और डिस्टेंस कितना था? 2d। कितना था? ओके, वेरी गुड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। तो स्पीड कितना हो गया? 2d बाई टी। तो v इज इक्वल्स टू 2d बाई टी। तो t कितना हो गया? 2d बाई v। कितना हो गया? 2d बाई v। लेकिन हमने बोला फॉर इको सुनने के लिए टाइम बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। लेकिन t खुद क्या है? 2d by v। therefore 2d by v should be greater than 0.1, मतलब distance d should be greater than 0.1 v by 2।
यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? 332 नहीं होता है, वो होता है 340। कितना होता है? 340। 340 इंटू 0.1 कितना? 34। 34/2 कितना? तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर के ऊपर हुआ तो ही जाके आपको इको सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं। गुड, मैं वापस समझा देता हूँ एक बार। इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड due to reflection of sound from various reflecting surfaces like hills, like walls, etc. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कैन रिटेन द इफेक्ट ऑफ साउंड ओनली फॉर हाउ मच टाइम? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। तो अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के पहले ही आ गया तो तुमको रिपीटेशन नहीं सुनाई देगा, तो क्या होगा? थोड़ा सा इफेक्ट उसका बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग होगा। मतलब एक ही वर्ड तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम तक सुनाई देगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद में आ रहा है तो यू विल हियर अ रिपीटेशन ऑफ साउंड, राइट? करेक्ट, गुड। तो याद रखना, फॉर इको द टाइम शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। अब हमको देखना था कि एग्जैक्टली इको प्रोड्यूस होने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना चाहिए, तो पहले तो ये समझ लो, इको के केस में जो सोर्स होता है जिसने साउंड प्रोड्यूस किया वही लिसनर होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राइट? करेक्ट, गुड। तो ये सामने है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। साउंड गया, कितना डिस्टेंस गया? डी। और वापस आया, कितना आया? डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d। लेट अस से v is the speed of sound in air and t is the time taken by the sound to go and come back। जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग गया? t। what is speed? distance upon time। तो v equal to 2d by t। तो what is t? 2d by v। लेकिन इको के लिए कंडीशन क्या था? टाइम शुड बी ग्रेटर देन 0.1। लेकिन टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2d by v। इसका मतलब 2d by v शुड बी ग्रेटर देन 0.1। तो d शुड बी ग्रेटर देन 0.1 v by 2। कुछ नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड होगा। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? 340 मीटर पर सेकेंड। 340 इंटू 0.1 इज 34। 34/2 इज 17। तो इको सुनाई देने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर। 17। उससे कम डिस्टेंस रहा तो क्या होगा? रिवर्बरेशन। ज्यादा हो तो क्या होगा? इको, राइट? इसलिए कई बार इको पॉइंट पे जाके तुम चिल्लाते तो आवाज वापस नहीं आती। उसके 2-3 रीजन होते हैं। 2-3 रीजन। नंबर 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इको पॉइंट बोला है तो जो सामने वाला हिल है वो 17 मीटर से दूर ही होगा। 17 मीटर तो कुछ भी नहीं होता है। 7 इंटू 3 54 फीट। तो एक हिल से दूसरा हिल 54 फीट से तो बहुत ज्यादा होता है, वो किलोमीटर्स में होता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तुम जिस हिल पे खड़े हो और सामने जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने वाला है आवाज, और उस दिन बहुत विंडी है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तुमने बोल तो दिया, साउंड सीधा जाने की जगह पे साउंड एयर लेके गया। एयर लेके गया तो रिफ्लेक्ट होके कुछ आया ही नहीं, या फिर गया, रिफ्लेक्ट तो हुआ और फिर एयर उसको लेके गया। तो यू विल नॉट हियर एनी काइंड ऑफ इको। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब अगला अगला जो टॉपिक हमको देखना है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। मैं डॉपलर इफेक्ट आज सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और ध्यान देना क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डॉपलर इफेक्ट तुम हर दिन एक्सपीरियंस करते हो, इंक्लूडिंग जब तुम इस क्लास में बैठे हो तब। यू नो, बहुत बार ऐसा होता है, आई डोंट नो यू नोटिस और नॉट, यहाँ से ना एक बुलेट रॉयल एनफील्ड आता है ना, और उसका जो फायरिंग है अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेड डेसिबल के ऊपर है। तो ठीक है, एनीवेज, नॉट गोइंग, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। लेकिन जैसे जैसे वो रॉयल एनफील्ड आता है, अप्रोच करता है, अप्रोच, तो क्या होता है? हाँ, साउंड का इफेक्ट बढ़ जाता है। इफेक्ट मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाता है, बराबर। और जैसे ही वो क्रॉस करके जाता है तो इंटेंसिटी कम हो जाता है। ये सेम चीज तुम ऑब्जर्व करोगे इफ अ व्हीकल इज अप्रोचिंग यू एंड ब्लोइंग हॉर्न। हॉर्न बजाते बजाते कोई गाड़ी आ रहा है ना,
तो धीरे धीरे तुमको हॉर्न का इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देगा, और जैसे ही क्रॉस होके गया तो कम सुनाई देगा। ये सेम होता है रेलवे स्टेशन पे। तुम जब खड़े हो स्टेशन पे, जब ट्रेन आ रहा है, हॉर्न बजाते बजाते, विसल ब्लो करते करते, तो उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एंड इट बिकम्स मैक्सिमम, एंड व्हेन इट क्रॉसेस द इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। लेकिन हैव यू एवर थॉट कि ये जो गाड़ी वाला था या ट्रेन वाला था, क्या उसने जानबूझ के तुमको परेशान करने के लिए साउंड बढ़ा दिया? नहीं ना, उसका तो साउंड जितना था उतना ही है, लेकिन फिर हमको क्यों ज़्यादा सुनाई दिया? इट इज़ बिकॉज जब एक सोर्स ऑफ साउंड और एक लिसनर, अभी मैं ऑब्जर्वर नहीं बोलूँगा, फिजिक्स में दो वर्ड यूज होते हैं, एक है ऑब्जर्वर, एक है लिसनर। लाइट को तुम ऑब्जर्व करते हो, लाइट को सुनते नहीं हो, और साउंड को तुम देखते नहीं हो, साउंड को क्या करते हो? सुनते हो। तो इसलिए साउंड के केस में लिसनर वर्ड यूज होता है और लाइट के केस में ऑब्जर्वर। तो जब भी सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर में रिलेटिव मोशन हो, कौन सा मोशन? रिलेटिव मतलब क्या? इसमें तीन केस है। एक तो लिसनर स्टेशनरी है, जैसे तुम्हारा केस, तुम बैठे हो और कौन मूव हो रहा है? सोर्स। दूसरा केस भी होता है, सोर्स स्टेशनरी है और कौन मूव हो रहा है? दोनों चीज तुमने एक्सपीरियंस की। अब तुम यहाँ बैठे हो, कोई भी गाड़ी गया तो यू आर लिसनर स्टेशनरी, एंड द व्हीकल दैट इज पासिंग बाय एंड ब्लोइंग द हॉर्न इज सोर्स। सो सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी। उल्टा, क्लास छूटेगा, तुम गाड़ी निकालोगे, जाओगे, बीच में कहीं कुछ डीजे वीजे चालू है, डीजे कहीं पे होगा ना, पार्टी वार्टी होता रहता है अपने यहाँ पे, कुछ तो इवेंट होगा, वहाँ पे स्पीकर चालू है, सोर्स इज स्टेशनरी एंड लिसनर इज मूविंग। और तीसरा केस है बोथ आर मूविंग, बोथ कैन ऑल्सो बी मूविंग। होता है ना ऐसा, तुम जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी हॉर्न बजाते बजाते आ रहा है, लिसनर इज ऑल्सो मूविंग, यू आर ऑल्सो, मतलब सोर्स इज ऑल्सो मूविंग। तो वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन source and listener, there is change in the frequency of the source। और ये चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ये रियल है कि एपरेंट है? रियल मतलब जो गाड़ी वाला आ रहा था वो जानबूझ के इंटेंसिटी बढ़ा रहा था क्या? नहीं। लेकिन तुमको कैसे सुनाई दिया? कैसे बढ़ रहा है? तो ये रियल चेंज है कि सिर्फ एपरेंट है? हाँ। सो वेन एवर देर इज रिलेटिव चेंज और रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, there is apparent change in the frequency of the sound, and this apparent change in the frequency of sound due to motion between source and listener is called as Doppler effect। क्या बोलते हो? और ये डॉपलर इफेक्ट तो तुम, अगर मैं भी बात करते करते तुम्हारे पास आने लगा तो तुमको मेरा आवाज, और मैं दूर जाने लगा तो तुमको मेरा आवाज, है ना? बराबर? गुड। तो ये हम देखेंगे अभी कल।